बुढ़ापा इंसान को कमजोर कर देता है। शारीरिक और मानसिक क्षमता कम हो जाती है और लोग पहले जैसा सक्रिय नहीं रह पाते। ये बातें पूरी तरह सच नहीं। अगर लोग उम्र को या कहें बुढ़ापे को चुनौती देना सीख लें, जैसा कि महानायक अमिताभ बच्चन ने सीखा है। अमिताभ बच्चन ने खुद ये बताया कि कैसे 83 साल की उम्र में वे न सिर्फ सक्रिय हैं, बल्कि उन्होंने उन सारी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है जो बुढ़ापा के बारे में आमतौर पर कहा जाता है। आज भी वे एक जवान आदमी की तरह रोज काम करते हैं, फिट भी रहते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, टीवी पर और विज्ञापनों के लिए काम करते हैं। आखिर ये सब कैसे संभव है? अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी में वृद्धावस्था हृदय रोग के पूर्व विशेषज्ञ और वर्तमान में दिल्ली के प्रसिद्ध सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मोहसिन वली एक बार अमिताभ बच्चन से एक कार्यक्रम में टकरा गए। वैसे वो राष्ट्रपति भवन में रहे हैं, 3 राष्ट्रपतियों के साथ रहे हैं डॉक्टर वली, तो वहां भी वो अक्सर अमिताभ बच्चन से मिलते रहे हैं। लंदन के सेंट जेम्स कोर्ट होटल में आयोजित एक एक्सरसाइज सेशन में उनका सामना बिग बी से हुआ और उन्होंने अमिताभ बच्चन की सेहत का राज जान लिया। अमिताभ से बातचीत के बाद डॉक्टर वली ने जो कुछ बताया वो हमारे लिए, आपके लिए काफी उपयोगी है, खासकर उनके लिए जो या तो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं या उस ओर बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहसिन वली से कि उन्होंने अमिताभ बच्चन में क्या क्या ऑब्जर्व किया और हमें क्या सलाह देंगे। वेलकम डॉक्टर वली। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल है कि आप खुद एक्सरसाइज करते हैं, नियमित रूप से योगा करते हैं और आप खुद ही इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। अमिताभ बच्चन में ऐसा आपने क्या खास देखा कि आप बहुत प्रभावित हुए? 6:45 एक सीनियर फिल्म एक्टर अगर विदेश में रहते हुए एक होटल में ठहर कर जिम में दिखाई दे जाए तो ये सारी चीज खुद ही बयान कर देता है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी आजकल नौजवानों में प्रॉब्लम है वो है देर से उठना। तो मैं तो चूंकि वीपी सिंह साहब के साथ ठहरा होता हूँ, तो होटल में जब वो तैयार हो रहे होते उस समय तक अपनी एक्सरसाइज पूरी करने के लिए जिम में था। लेकिन अमिताभ जी को किस चीज ने जगाया, किस चीज ने उनको जिम में लाके खड़ा किया, एक्सरसाइज में वो तल्लीन थे, इस चीज से मैं ज्यादा प्रभावित हुआ। व्यायाम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसे लोग जो इतने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सीनियर होते हैं उनका सवेरे उठना और अपनी दिनचर्या को रेगुलेट रखना, ये बड़ी बात है। एक्सरसाइज से भी ज्यादा बड़ी बात ये है। और इसके पीछे छुपा है जल्दी सोना। तो जल्दी जब तक हम नहीं सोएंगे जल्दी उठ नहीं पाएंगे, और फिर हमारी पूरी दिन की जो दिनचर्या, आजकल जो लोगों को स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि हम अपनी दिनचर्या को रात्रिचर्या बना चुके हैं। मैं इसको अब ट्रांसलेट कर चुका हूँ कि आजकल 50% से ज्यादा लोगों की दिनचर्या है ही नहीं, क्योंकि वो दिन से शुरू कहाँ हो रही है, वो तो दोपहर से शुरू हो रही है। अपराह्न एक शब्द होता है हिंदी में, वहां से शुरू हो रही है। तो वो तो रात्रिचर्या हो गई ना। जब आप रात के 2 बजे तक जाग रहे हैं, और किसी काम से अगर जागे तो ठीक भी है, लेकिन आप बगैर काम के जाग रहे हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, फिर देर से सो रहे हैं, फिर वो आप अपना जो एक नॉर्मल कुदरत ने एक नियम बनाया है बॉडी का, सर्केडियन रिदम जिसको कहते हैं, वो उसी से दिनचर्या वर्ल्ड भी निकला है। तो वो चर्या जो है डिस्टर्ब हो गई। तो ये चीज मैंने उनमें खास देखी। और वो मोटे नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई, एक गणेश जी की मुद्रा है, एक शिव जी की मुद्रा है। शिव जी की मुद्रा है वो नटराज की है, और गणेश जी की मुद्रा है वो एक बैठे हुए भगवान की है। तो आप गणेश जी की मुद्रा से शिव जी की मुद्रा में आ जाइए, बस सब काम सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज्यादा जोर दिया सुबह जल्दी उठने और हम्म। सुबह एक्सरसाइज करने का। हम्म। मेरा सवाल अगला यही है कि क्या अगर हम देर से उठकर एक्सरसाइज करें तो उसका फायदा नहीं होगा? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि आप अस्पताल में व्यस्त रहते हैं, क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं, और क्लिनिक से लौटने के बाद आप रात को भी एक्सरसाइज और योगा करते हैं, तो क्या उससे फायदा नहीं होता है? मजबूरी में करता हूँ। मजबूरी में करता हूँ जनाब। 8.5 साल तक मैं तो इसका बार बार इस बात को कह रहा हूँ लोगों से कि 8.5 साल तक मैं ये सोचता रहा कल से शुरू करूंगा, और इस कल में 8.5 साल मेरे निकल गए। फिर एक दिन मुझे लगा कि बस अब आज से शुरू करना है।
तो मैंने पूरे दिन का अपना टाइम टेबल निकाला। तो वो 1 घंटा मुझे मिल गया जो क्लिनिक से लौटने के बाद और डिनर के बीच में मैं जाके बिस्तर पे रिलैक्स करता था, या जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं एंडता था। तो वो एंडने वाला टाइम मैंने व्यायाम वाले टाइम में शिफ्ट किया। और फिर खाने का थोड़ा सा आधा घंटा शिफ्ट हो गया। हमारे घर के सब लोग मेरा इंतजार करते हैं, जब नहीं कर पाते हैं तो खा लेते हैं, मैं अकेला खा लेता हूँ, मुझे मंजूर भी है। क्योंकि उस 1 घंटा एक्सरसाइज से जो फायदा होता है वो सुबह को भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन सुबह को मुझको फोन्स आते हैं मरीजों के, और अब रात को नहीं आते हैं, सब लोगों को पता लग गया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज कभी भी करें, उस समय हम खाली पेट हों। तो ओके। चूंकि मैं लंच नहीं करता हूँ, रिलेटिवली मैं सुबह वाली ही मुद्रा में होता हूँ पेट के हिसाब से, तो मेरे लिए बराबर है। लेकिन जो सुबह का फ्रेश एयर में और वो होता है व्यायाम का फायदा, वो ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सही बात है, और मैं शायद अभी उस पर नहीं आ पा रहा हूँ। दूसरा ये है कि शाम को भी अगर हम वर्जिश करें खाली पेट, और थोड़ी सी कुर्बानी दें अपने खाने के समय की, और नियमित रूप से करें, तो उसका भी फायदा करीब 95% तक तो हो ही जाएगा। और उससे मैं जो फील कर रहा हूँ, मेरा जो आभास है पर्सनल, ये है कि दिन भर की थकान मेरी उतर जाती है व्यायाम करने से। ये बड़ी बात है। तो मेरा सवाल अब भी वही है सर, क्या अंतर है सुबह खाली पेट वॉक करने में और रात को खाली पेट वॉक करने में? और खाली पेट अगर आप रात को वॉक कर रहे हैं तो कितने घंटे का फास्टिंग होना चाहिए? 8 घंटे तो हो ही नहीं चाहिए, चूंकि रात में हमारा जो अंतराल है वो इतना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज जो सही है वही बताऊंगा। सुबह के समय हमारी जो रिकवरी होती है स्लीप के बाद, उसके बाद व्यायाम करने से सारे मसल्स जागृत हो जाते हैं दिन भर के लिए, ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है, मसल्स भी एक्टिव हो जाते हैं। और सुबह में रिलेटिवली ऑक्सीजन हवा में ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन भी शायद थोड़ा कम ही होता है, तो वो समय उचित बताया गया है। और हमारे जो बड़े हैं वो तो सब सुबह को जल्दी उठते थे। मैं तो कल ही किसी से फोन पे बात कर रहा था कि आपकी कौम में एक बड़ी खूबी ये है कि आपके बच्चे और बड़े और बहुत बूढ़े भी सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के गुरुद्वारे जाते हैं। तो ये नमाज में भी होता है, सुबह की जाना पड़ता है मंदिर भी। जो मैं बचपन में जब छोटा था ट्यूशन पढ़ने जाता था, 6:30 बजे हमारे मास्टर साहब बुलाते थे, तो हमारे जो मोहल्ले के सीनियर वृद्ध लोग होते थे वो कुएं पे बैठ के ठंडे पानी से नहा के खड़ाऊं पहन के मंदिर में जाते थे। तो ये बचपन के जो हमने संस्कार देखे हैं लोगों में, वो सुबह का ही है सब कुछ। और सुबह को सवेरे उठना बहुत सी खूबियों को पैदा करता है, हमारी दुनियावी खूबियों को भी पैदा करता है, और सुबह को सवेरे उठना एक अच्छी आदत है। और शायद इसीलिए सब ने इसी बात की प्रेरणा, अच्छा मुझे तो बचपन याद है अपना, जब हाँ। सिर्फ हमारी गली में, बिजनौर से आता हूँ मैं, बहुत छोटा सा मेरा एक मोहल्ला था। बिजनौर एक छोटा शहर था जहाँ 4 डिब्बों की एक ट्रेन दिन में 2 बार आती थी। हम्म। वहां पे मुझे बचपन याद है, जब मैं शाम को मोहल्ले में किसी के घर जाता था तो मिट्टी के तेल के लैंप और लालटेन साफ किए जा रहे होते थे, और वो उसकी तैयारी होती थी कि अब शाम हो गई है, अंधेरा हो रहा है, अब लालटेन और लैंप जलाया जाएगा। और लोग खाना खा के 1 डेढ़ घंटे में उसके बाद सो जाते थे। तो ये जब वो दू, दूरदर्शन भी नहीं होता था और ये 500 चैनल वाला टीवी भी नहीं होता था, तो ये एक बचपन से जो मैंने देखा है वो एक नियमित लाइफ देखी है। अब के लोगों से ये बात करें तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, दकियानूसी बात कर रहे हैं, अब ऐसा संभव कहाँ है। नहीं, इसके पीछे जो राज है वो ये है कि जब मेलेटोनिन निकलना शुरू होता है रात को अंधेरे के बाद, उस समय हमारे ब्रेन को स्लीप चाहिए होती है। और ये थोड़ी बदल जाएगा, प्रकृति का और हम्म। मेडिकल का सिद्धांत। और उस समय अगर हम उस मेलेटोनिन को यूटिलाइज ना करें तो वो मेलेटोनिन बेकार चला जाएगा। फिर जो हमें नींद आएगी वो 4-6 घंटे के बाद आएगी। उस मेलेटोनिन का इफेक्ट जो है उसको हमें एनकैश करना है। ये है असल इसके पीछे की थ्योरी। पुराने जमाने में लोग अंधेरा हुआ खाना खाया अपना सो गए, जल्दी सुबह को खुद ही सवेरे आंख खुल जाती थी। हम्म। तो अजीब अजीब सी चीजें बचपन की याद आ रही हैं। अब आपसे मैं कहूंगा तो आप सर, कहेंगे "ये तो मेरे प्रोग्राम का समय गलत चीजों में ले रहे हैं"।
जो सुबह को राज मजदूर काम करने आते थे, वो सूरज निकलने के समय आते थे। दे डोंट कम बाई 10 o'clock क्लॉक। 10 to 5 नहीं होते थे, अभी वो 10 to 5 आते हैं। मेरे घर में लेबर आती है तो 10 to 5 आती है। उनका भी काम शुरू हो जाता था सवेरे। तो ये सारा जो चक्र दिन का और रात का है, हमने इसको कहीं ना कहीं बदल दिया है, डिस्टॉर्ट कर दिया है। और ये हमारी सबकी सेहत को मुतासिर कर। अभी भी देखिए, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो माँ बाप सुबह सवेरे उठते हैं। कुछ औरतें जो नौकरी करती हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहती हैं हम 4:30 बजे उठते हैं। हम अपना खाना बनाते हैं, हम अपना लंच पैक करते हैं, फिर हम अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चे को नाश्ता कराते हैं, बच्चे का लंच पैक तैयार करते हैं। उनकी सुबह 4:30 5 बजे होती है। वर्किंग क्लास की, गवर्नमेंट में वर्किंग क्लास की और प्राइवेट में वर्किंग क्लास की, आज भी जो हमारी जनरेशन है, उसमें यंग भी हैं, वो भी जल्दी उठते हैं। ऐसा नहीं है पूरी तरह ये चीज खत्म हो गई है, वो जरूरत के तहत उठते हैं। उनको रिक्वायरमेंट है इसलिए उठते। तो ये इसको हम छोड़ नहीं सकते। सवेरे उठने वाली बात जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, आपने अमिताभ बच्चन की फिटनेस का जो क्रेडिट उनके एक्सरसाइज को या उनका ओवरवेट ना होना दोनों को दिया है। हमने सुना है कि कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने डाइटरी और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी किया। क्या इस बारे में कोई बात हुई आपकी? तो उनसे बात होती नहीं, रहती। देखिए, उनकी सारी फिल्मों की रिलीज में मैंने देखा उनका वजन नहीं बढ़ा काफी अंतराल तक। तो वेट को कंट्रोल करना, और देखिए वो तो ऐसा होता है ना, जब कोविड के समय आईसीयू में 6 हफ्ते था, मैंने भी बहुत करीब से यमराज के दर्शन किए थे। आई टेल पीपल के भाई, आई हैव ऑलरेडी शेकन हैंड विद यमराज जी। तो उसके बाद जो इंसान को इबरत होती है, और इंसान की जो अंदर की एक इच्छा की जागृति होती है, और एक उसको सबक मिलता है कि हमारी जिंदगी जो है वो परमानेंट नहीं है। उसको, जितनी जिंदगी को हमें जीना है, उसको हम अनुशासन से जिएं। तो ये बहुत बड़ा एक सबक होता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, चीफ जस्टिस थे फॉर्मर, उनकी फोटो लगी है चंचूड़ साहब की। ये भी बहुत स्लिम ट्रिम है, और ये भी अपने वेट को बहुत मेंटेन करते हैं। तो ये, इसमें सबसे ज्यादा दखल जो है एक्सरसाइज के बाद वो खाने को होता है। ये जो हम, हम्म। मैं कल भी एक पेशेंट से कह रहा था, मैं इसके लिए बहुत खराब वर्ड बोलने लगा हूँ, उंडेलते हैं अपने शरीर में हम्म। एक्सेस कैलोरीज। जैसे किसी बर्तन को भरते हैं, हम अपने शरीर को बर्तन की तरह भरते जाते हैं, और रुकते नहीं हैं, नॉन स्टॉप खाते जाते हैं। मुझे एक बात मेरी दादी ने बताई थी एक बार, कि पुराने जमाने के जो महाराजा होते थे, राजा होते थे, वो जायके के लिए खाना खाते थे, भूख के लिए नहीं खाते थे। और वो अच्छे अच्छे मुतंजन और कोलमे और खाने बनवाते थे अपनी पसंद के, और एक खाने को खा के उल्टी किया करते थे, फिर दूसरा खाना खाते थे, ताकि वो पूरे व्यंजनों का स्वाद ले सकें। तो ये भी मतलब उनके अंदर भी वो थी चीज के ज्यादा नहीं खाना है, अंदर जो ज्यादा डाला है उसको पहले निकालो। इसको मैं आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कहता हूँ कि आपको अर्न करना है, अपना मील को अर्न करना है। चाहे वो समय के साथ अर्न करें, चाहे वो एक्सरसाइज से अर्न करें, चाहे वो अंतराल के साथ अर्न करें। और मैं कहता हूँ, मैं आपको कुछ मना नहीं करता हूँ, पेशेंट से कहता हूँ आपके घर में बहुत अच्छा एक व्यंजन बना है, आपको पसंद आ रहा है, आप कुछ ज्यादा मत खाइए, आप हम्म। उसको जितना खाना है उतना खाइए, बाकी अगले दिन के लिए रख दीजिए। तो ओवर द पीरियड यू हैव अर्नड अनदर मील, देन यू टेक इट। तो क्वांटिटी तो उतनी गई, लेकिन वो बजाय 24 घंटे के मील के 48 घंटे में चली गई। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको। मैं किसी को मना नहीं करता खाने के लिए, और ये सही सर, बात है। सर आपने कहा है, आज भी कहा, कि 45 की उम्र के बाद हमारा मसल्स कमजोर होने लगता है। तो हमें 45 से पहले क्या उपाय करने चाहिए कि उसको हम हम्म। ठीक बहुत रखें? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये उपाय 45 से पहले ही करने पड़ेंगे। अभी अभी मैं उसको बुला सकता हूँ, बच्चे को, कितने साल का, 29। 29 ईयर्स का बच्चा, कितने स्टेंट लग गए? 3 स्टेंट लग चुके हैं, दुबला पतला है, मोटा नहीं है, चबी नहीं है, स्मोकर, स्मोकर भी नहीं है। ये मेरे असिस्टेंट से मैं पूछ के सही बता रहा हूँ आपको, कि वो ना स्मोकर है, ना वो मोटा है, ना वो डायबिटिक है, सारे रिस्क फैक्टर नहीं है। एक है रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री का,
लेकिन वो उसको स्टैंड भी लग गए, हार्ट अटैक के करीब पहुंच चुका, और वो इस समय बहुत चिंतित होकर आया था हमारे पास। तो ये चूंकि चीजें अब कॉलेज गोइंग एज से शुरू हो रही हैं, तो इसके लिए हमारे गंगाराम में काम हुआ है जो कोलेस्ट्रॉल पे हुआ है, कि इसको कोलेस्ट्रॉल को कब हमें संज्ञान लेना चाहिए, इस पे कब हमें अटैक लेना चाहिए, इसको कब हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो उसमें ये कंसेंसस है, और वो बाद में कंसेंसस सारी बॉडीज ने, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, सब ने उससे एग्री किया है कि कॉलेज गोइंग एज में इस पर हमला करना है। हम्म। उसको हमने नाम भी दिया है, हमारे मेरठ के एक डॉक्टर अग्रवाल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उसको नाम दिया है, हम्म। लाइपिड पासपोर्ट। मैंने शायद हम्म। इसका जिक्र आपके पिछले एक प्रोग्राम में किया भी था ब्रीफली। तो लाइपिड पासपोर्ट का मतलब ये है कि जब हम कॉलेज जा रहे हैं उस समय हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कम से कम हमको पता हो। जैसे हमको हम्म। 12वीं के नंबर पता है, उसके बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, इसी तरह हम्म। हमारे बच्चों का संज्ञान लिया जाए, और कम से कम कॉलेज में एक रोस्टर हो बच्चों का, कि किस हम्म। बच्चे का वेट ज्यादा है, किसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, किसकी शुगर ज्यादा है, किसकी फैमिली में ज्यादा है, उसमें कॉलम बन जाए। देखिए, आपको याद आएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस में कॉलम होता है ब्लड ग्रुप, जी। उसके आगे लिखा भी रहता है ऑप्शनल। तो ऐसी एडमिशन के फॉर्म में भी आ जाए ना, वेट, हम्म। हाइट, लाइपिड वैल्यू, रिसेंट हीमोग्लोबिन, और जनाब का वो कोलेस्ट्रॉल, वही हम्म। लाइपिड वैल्यू, और ब्लड प्रेशर। अगर हमारी, अब तो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स हो रहे हैं हर जगह, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो गए सेंट्रलाइज। तो अगर बच्चों के हम, ये छोटा सा डाटा है, ये ज़्यादा महंगा डाटा नहीं है, ये टैक्स नहीं करेगा अभिभावकों पर, अगर इसी बहाने उनका एक बार स्क्रीनिंग हो जाए एडमिशन से पहले कॉलेज में, तो मैं कहता हूँ 50% हम एक्स्ट्रा प्रिवेंट कर लेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिजीज। तो बहुत सिंपल है ये, वेट, हाइट, कोलेस्ट्रॉल वैल्यू, शुगर वैल्यू एंड ब्लड प्रेशर, वेरी सर एक सिंपल। सर एक लास्ट क्वेश्चन, वो ये कि जिन्होंने अभी जैसा आपने बताया, जिन्होंने 45 से पहले ये सब एहतियात नहीं बरता और वो अब 60 के हो चुके हैं, तो 60+ वालों को अब क्या करना चाहिए? व्यायाम, एक वर्ड आंसर है इन सब प्रॉब्लम का, व्यायाम, एक्सरसाइज, लिफ्ट का त्याग, जीने का इस्तेमाल, मीठे का कम इस्तेमाल, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा, फैट्स का कम इस्तेमाल। अब तो समोसे की बात डायरेक्ट हो रही है, समोसा बैन कर दो, मोमोज बैन कर दो भैया, अपने लिए, सरकार से नहीं कह रहा हूँ। भाई अपने घर में मत खाओ ये चीजें। ये किस ऑयल में फ्राई हो रहा है वो। और अब तो मैं एक और बात इसमें जोड़ दी है, सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं है, पोटेशियम ज़्यादा है, और हमारे शरीर में इस समय पोटेशियम को बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती जा रही है। तो हम्म। ये सब सावधानियां छोटी छोटी हैं। मैं तो हम्म। कहता हूँ आप खाइए और उसको जलाइए, खाइए हम्म। जलाइए, एक्सरसाइज करिए, खाइए, मनपसंद चीज़ें खाइए, कम खाइए और उसको जलाइए। तो हम्म। एक्सरसाइज जो है, ये हर एक चीज़ की वो है, की चाबी है, ये बहुत जरूरी है। और हर बात के आखिर में अगर हम उसका उत्तर निकालें, तो एक्सरसाइज ही उसका उत्तर मिलेगा। सर आपने एक बहुत बढ़िया बात अपनी कही सेंधा नमक के बारे में। लोगों की धारणा है कि सेंधा नमक या काला नमक ये सब खाने से नुकसान नहीं कर होता है। सही है क्या? हम्म। अब देखिए, एक आपको मैं बारीकी में चला जाऊंगा तो बहुत लोगों को की आंखें खुलेंगी। पोटेशियम इसमें ज़्यादा होता है और सोडियम बिल्कुल कम होता है। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनका सोडियम 111 था, नॉर्मली 136 146 के बीच में होना चाहिए। तो ये नमक का कम होना बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। और पोटेशियम का बढ़ना आजकल के माहौल में, जब हमारी किडनीज इतने पॉल्यूटेंट्स और एडल्ट्रेंट्स को निकाल रही है शरीर से, तो पोटेशियम का बढ़ना, उसके साथ साथ पोटेशियम का बढ़ना कार्डियक एरिथमियास का भी प्रॉब्लम जनरेट करता है, जो सडन कार्डियक डेथ में एक कारण मैं ये भी जोड़ने लगा हूँ अब, कि पोटेशियम का बढ़ना भी सडन कार्डियक एरिथमियास के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, जिस पे काम होना चाहिए।